नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1950s में लिखी गई हिस्टोरिकल फिक्शन नोवेल पोनियन सेल्वन के बारे में। हालांकि इस पर एक नई फिल्म आने वाली है, इसी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है इस नोवेल को लेके। पर इसको लगभग 1950s में लिखा गया था और 1955 तक 5 पार्ट्स में इसको रिलीज किया गया था। ये एक बहुत बड़ा नोवेल है, पर इस वीडियो में मैं बहुत ही संक्षेप में आपके साथ इस नोवेल को शेयर करूंगा और आई होप आप लोग इसके कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पोनियन सेल्वन की कहानी पूरी तरह से समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप चोलाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें, क्योंकि ये पूरी कहानी चोला डायनेस्टी और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पर ही बेस्ड है। तो देखिए, चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय चोला ने ईयर 1847 में, पर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनके बाद राजा बनते हैं उनके बेटे आदित्य चोला उर्फ आदित्य द फर्स्ट। और आदित्य चोला के बाद राजा बनते हैं उन्हीं के बेटे परांतक चोल, और फिर परांतक चोल की मृत्यु के बाद राजा बनते हैं उनके बेटे गंधरादित्य चोल। पर जब गंधरादित्य चोल की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उनके बेटे उत्तम चोल उम्र में बहुत ही छोटे थे, महज वो 2 साल के थे। इसीलिए उस समय राजा बनाया जाता है गंधरादित्य चोल के छोटे भाई अरिंजय चोल को। पर अरिंजय चोल महज 1 साल राज करने के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के पश्चात राजा बनाया जाता है अरिंजय चोल के बेटे सुंदर चोला को। सुंदर चोला वैसे तो शुरुआती कई दशकों तक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से राज करते, उनके राज में चोल साम्राज्य बहुत ज्यादा फल फूल उठता है। पर कुछ समय बाद दोस्तों सुंदर चोल की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको लकवा मार जाता है। तो इस समय राज्य में एक और राजगद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अ काइंड ऑफ सेमी सिविल वॉर चल रही थी उस समय चोलाओं के बीच में ही। कई लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि राजा बनाना किसको है, और इस टाइम पे राजगद्दी के लिए 3 मेन कंटेंडर्स थे। सबसे पहले तो उत्तम चोल जो गंधरादित्य चोल के बेटे थे और सुंदर चोल के भाई थे। इसके अलावा सेकंड कंटेंडर थे सुंदर चोला के बेटे आदित्य करिकलन उर्फ आदित्य चोला द सेकंड, और थर्ड कंटेंडर थे सुंदर चोला के सबसे छोटे बेटे अरुलमोजी वर्मन, जिन्हें हम बाद में जानेंगे इतिहास में राजा राज चोला के नाम से। तो दोस्तों बेसिकली इन्हीं तीनों लोगों के बीच में यह लड़ाई चल रही थी कि किसको राजा बनाया जाए बेसिकली। अब आते हैं दोस्तों हमारी मेन कहानी पर। तो दोस्तों जब यह कहानी शुरू होती है उस समय हमें दिखाया जाता है कि जो चोलाओं के राजा है सुंदर चोला, वो बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं और वो अपाहिज भी हो चुके हैं। और उस समय उनके सबसे बड़े बेटे आदित्य करिकलन चोला नॉर्दर्न कमांड की अपनी पोस्ट संभाल रहे, क्योंकि वो चोला नॉर्दर्न कमांड के जनरल थे। और उनके छोटे बेटे अरुलमोजी वर्मन उस समय श्रीलंका में है और वहां पे चोलाओं की सभी एक्सपीडिशंस को नेतृत्व कर रहे हैं। और इस समय राजा सुंदर चोला की बेटी कुंदवई देवी वो अपने पिता के साथ ही तंजौर में है, और यहाँ पर रहकर वो अपने सभी आसपास के जितने भी पॉलिटिक्स है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनको संभाल रही है। और इसी समय पर क्या होता है ना कि आदित्य करिकलन के एक दोस्त थे वल्लवीरन वंदियादेवन। ये वानरा क्लैन के एक प्रिंस है, और इनके एक योद्धा को अचानक से पता चल जाता है किसी तरह से कि जो राजा है सुंदर चोला और उनके दोनों बेटे, इनको मारने की एक साजिश होने वाली है। और वो आके ये बात बता देते हैं वंदियादेवन को। तो जब वंदियादेवन को ये पता चलता है तो वो अपने मित्र आदित्य करिकलन को बताते हैं, और आदित्य करिकलन तब अपने दोस्त को भेज देते हैं अपनी बहन को इन्फॉर्म करने के लिए कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कुंदवई देवी उस समय जितने भी चोलाओं की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी और उनको संभाल रही थी। इसके बाद दोस्तों राजकुमार वंदियादेवन निकल पड़ते हैं अपनी यात्रा में, और वो सीधा जाकर पहुंचते हैं चोलाओं की राजधानी में। वहां जाके वो मिलते हैं कुंदवई देवी से, और कुंदवई देवी उनको भेज देती है श्रीलंका में अपने भाई अरुलमोजी वर्मन को बुलाकर लाने के लिए, क्योंकि आदित्य करिकलन बहुत ही ज्यादा बिजी थे नॉर्दर्न कमांड में और उनके लिए आना पॉसिबल नहीं था। इसलिए अपने छोटे भाई अरुलमोजी वर्मन को बुलाने के लिए भेज देती है। पर दोस्तों ये कहानी वैसे तो कहा गया पोनियन सेल्वन यानी कि पोन्नी के बेटे, पर ये कहानी पूरी तरह से यहाँ पे बेस करती है एक तो राजकुमार वंदियादेवन की जर्नी पर, जब वो पूरे चोल राज्य की जर्नी करते हैं, एक बार आदित्य करिकलन के पास से राजधानी और फिर राजधानी से श्रीलंका, इस जर्नी पर। और इसके अलावा अरुलमोजी वर्मन की जितनी भी एक्सपीडिशंस थी, जो एक्सपीडिशंस वो कर रहे थे श्रीलंका में, जो भी घूम घूम कर वो सीख रहे थे, उनका जो संपूर्ण भ्रमण था, इसी को लेके बेसिकली ये जो ड्रामा है ये इसी पर मेनली बेस करता है। वंदियादेवन की जर्नी के दौरान हमें ऐसे अलग अलग किरदारों के बारे में पता चलता है जो इस नाटक में है, और वो बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर कुछ छोटे मोटे रोल्स भी प्ले कर रहे हैं। इनमें से दोस्तों जो मेन एंटागनिस्ट है इस नाटक की, वो है नंदिनी। वो वैसे तो एक चोला चांसलर की वाइफ है, वैसे चांसलर काफी बूढ़े हो चुके हैं 60 साल के, पर उनसे शादी करने का मेन इरादा यही है कि ताकि वो कंट्रोल रख सके उन पर, क्योंकि वो चांसलर चोला साम्राज्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं और लिटरली राजा के उनको दूसरे स्थान में समझ सकते हैं। आदित्य करिकलन से भी ज्यादा ताकत वो होल्ड करते हैं चोला राज्य में। और यहाँ पे दोस्तों एक लव ट्रायंगल भी शो किया गया है। जो आदित्य करिकलन है वो अपनी जवानी के समय में प्रेम करते थे नंदिनी से, पर नंदिनी प्रेम करती थी पांडियंस के राजा वीरा पांडियन को।
और इसी कारण से समझ लीजिए या फिर चोलाओं की ऑलरेडी पांड्यंस के साथ दुश्मनी तो थी, आदित्य करिकलन वीरा पांड्यन को जंग में मार देते हैं और उनका सर काट के ले आते हैं। तो इस वजह से एक गुस्सा पहले से ही नंदिनी का था आदित्य करिकलन के ऊपर। वैसे तो नंदिनी के अलावा भी और भी कई सारी वुमेन कैरेक्टर्स है, जैसे कदुमलूर की राजकुमारी वनथी जो अरुलमोजी वर्मन से प्रेम करती है, और इसके अलावा एक बोट वुमेन जिनका नाम है पुनखुजाली जो वंदियादेवन और अरुलमोजी वर्मन को श्रीलंका से लाने जाने का काम करती है। और भी कई सारी कैरेक्टर्स है, पर मैं सभी कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली स्टोरी पर आता हूँ। तो देखिए, जब कुंदवी देवी के आदेश पर वंदियादेवन पहुंच जाते हैं श्रीलंका, तो वहां पे वो अरुलमोजी वर्मन से मिलते हैं और बहुत ही जल्दी दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। और जब वो अरुलमोजी वर्मन को सारी चीजें बताते हैं तो वो उसी समय तैयार हो जाते हैं वापस आने के लिए। और जब अरुलमोजी वर्मन वापस आ रहे थे और जब वो भारत की धरती पर दोबारा कदम रखते हैं, तब क्या होता है कि एक चक्रवात के कारण अरुलमोजी वर्मन अचानक से गुम हो जाते हैं और सबको लगता है कि अरुलमोजी वर्मन मर चुके हैं। और जिस वजह से अभी कॉन्स्पिरेटर्स का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से आदित्य करिकलन को खत्म कर दिया जाए। और वो करते भी ऐसा ही है, नंदिनी की मदद से वो आदित्य करिकलन को मार डालते हैं। और वैसे तो दोस्तों कहा जाता है इतिहास में कि आदित्य करिकलन को मारने के पीछे उत्तम चोला का हाथ था, पर वैसे इसका कोई खास साक्ष्य मिला नहीं है, पर आई थिंक उन्हीं का हाथ होगा क्योंकि उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा था। तो जब नंदिनी की मदद से आदित्य करिकलन की हत्या करवा दी जाती है, तो इसके कुछ समय बाद दोस्तों सुंदर चोला मजबूर हो जाते हैं कि उनको उत्तम चोला को राजा बनाना पड़ेगा। और इसी समय अचानक से वापस आ जाते हैं अरुलमोजी वर्मन, क्योंकि वो मरे नहीं थे, वो घायल हुए थे और एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में वो विश्राम कर रहे थे, वो अपने घावों को सही कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त हो रहे थे। तो उस समय अरुलमोजी वर्मन वापस आ जाते हैं और सभी जो कॉन्स्पिरेटर्स थे वो पूरी तरह से चौंक गए थे। पर अरुलमोजी वर्मन यहाँ पर आके क्या करते हैं कि वो खुद से राज्य का भार नहीं लेते, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर वो खुद राज्य का भार लेंगे तो एक सिविल वॉर होने के चांसेस है, क्योंकि उत्तम चोला के पास बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और आदित्य करिकलन की भी मृत्यु हो चुकी है और नंदिनी से लेके सबके सब इस समय कोशिश करेंगे किसी भी तरह से राज्य को हड़पने का। तो उस समय क्या होता है कि अरुलमोजी वर्मन अपने काका उत्तम चोला को राज्य दे देते हैं। उत्तम चोला इससे वैसे तो काफी खुश होते हैं और अरुलमोजी वर्मन से उनकी दुश्मनी भी काफी हद तक सबसाइड हो जाती है। अब हम दोस्तों अगर कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो देखिए, हिस्ट्री में भी उत्तम चोला राजा बने थे अपने बड़े भाई सुंदर चोला के बाद, पर इन चीजों के बारे में कोई बहुत ज्यादा जिस तरह से नाटक में दिखाया गया, इन पर कोई बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है या फिर प्रूफ्स नहीं है। पर ये सब जानते हैं कि सुंदर चोला के बाद उनके छोटे भाई उत्तम चोला राजा बने थे और वो ईयर 985 तक राजा थे, और उसके बाद राजा बनते हैं उनके भतीजे राजा राज चोला उर्फ अरुलमोजी वर्मन। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, पर इन रियलिटी भी अगर आप दोस्तों देखें तो ये किताब बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्स को लाया गया जिसे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आपको शायद फिल्म में भी सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, अनगिनत कैरेक्टर्स है। मैं बस आपको शॉर्ट में ये कहानी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि इन रियलिटी हुआ क्या था। चोलास अपने टाइम पे एक बहुत ही शक्तिशाली पावर माने जाते थे भारतवर्ष के, और राजा राजा चोला चोलाओं के एकमात्र ताकतवर राजा नहीं थे, वो वन ऑफ द पावरफुल किंग्स थे एंड आई थिंक मोस्ट पावरफुल किंग थे। पर इनके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ताकतवर राजा हुए। इनफैक्ट उनके बेटे राजेंद्र चोला की ताकत की जितनी भी वाहवाही की जाए वो कम है, और पांड्यंस के साथ इनकी दुश्मनी काफी समय से चल रही थी। और इस कहानी के अंदर पांड्यंस से रिलेटेड भी और भी बहुत कुछ है, बहुत सारी मिस्ट्रीज है, जिनमें से एक सुंदर चोला के कुछ अवैध बच्चे भी थे, उनको लेकर भी कुछ मिस्ट्रीज है। तो बहुत सारी मिस्ट्री है यहाँ पे, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, तो मैं आगे चलकर इस बारे में एक दूसरी वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं जो डीप क्वेश्चंस है, जो इसकी मिस्ट्रीज है वो मैं सॉल्व करूंगा। पर आज के लिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। ये बेसिकली आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देने के लिए था, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस 5 किताबें निकली थी, टोटल 5 बुक्स पर है ये। 5 किताबों को मैं एक की वीडियो में तो डाल नहीं सकता, तो ठीक है आज मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।